दोस्तों नमस्कार। समूचा देश सरकार के साथ खड़ा था। समूचा विपक्ष सरकार के फैसले के साथ खड़ा था। तय सरकार को करना था, तय सरकार ने किया। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद की परिस्थितियों ने इस देश के सामने इतने बड़े सवालों को खड़ा कर दिया, जिसमें एक ऐसी छवि जो 2014 के बाद से लगातार देश में गढ़ी गई, उसी को लेकर सवालिया निशान बनता चला गया और बनते बनते बड़ा होता चला गया। शायद यही वजह है अभी सीज फायर है, उस सीज फायर को लेकर संदेह है। और आज भी रक्षा मंत्री बैठक कर रहे थे सेना के तीनों प्रमुखों के साथ बैठकर। आज भी एनएसए ने मुलाकात की, यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। और आज भी सेना यह कहने से चूक नहीं रही कि हम अलर्ट मोड में हैं और सरकार के हर फैसले के पीछे समूचा देश खड़ा है। इस देश के 18 राज्यों के पर्यटक जो पहलगाम पहुंचे थे और जहां पर उनकी हत्या कर दी गई, कमोवेश हर राज्य के भीतर सारी जानकारी हर किसी को है। वो गांव हो, वो शहर हो, वो पंचायत हो, वो महानगर हो, जानकारी तो हर किसी के पास है। और खास तौर से इस दौर में जब ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद युद्ध की परिस्थितियों के बादल और उसमें लगातार पाकिस्तान की सीमा से आते हुए ड्रोन, टेलीविजन स्क्रीन पर रेंगती हुई युद्ध की तस्वीरें, उस पर होती हुई कमेंट्री, सब कुछ हर जहन में, हर आंखों में अभी भी कैद होगा। लेकिन एक झटके में बीजेपी ने तय किया, अब गांव गांव घूमेंगे, शहर शहर घूमेंगे, हाथों में तिरंगा थामेंगे और इस तिरंगा यात्रा को एक दिन नहीं बल्कि 10 दिनों तक चलाएंगे। यानी जो घटना 22 अप्रैल को हुई, उसके बाद जो एक खामोशी बरती गई लंबे वक्त के लिए, एक लंबी तैयारी के साथ, और जब 6 की रात या कहें 7 की सुबह जब ऑपरेशन सिंदूर का स्ट्राइक पाकिस्तान के भीतर हुआ, उसके बाद लगातार 3-4 दिनों तक जो फायरिंग, जो ड्रोन, 2 मिसाइल, जो हवाई लड़ाकू विमानों की आवाजाही, आसमान में हवाई यात्राओं को रोकना, सब कुछ हर किसी ने देखा। उस पूरे दौर में प्रधानमंत्री मोदी कहीं सामने आए नहीं। बैठकों का दौर चल रहा था, सरकार गंभीर है, हर कोई मान रहा था। और सरकार की गंभीरता के पीछे इस देश में कोई भी विरोध की आवाज नहीं थी, सब कोई सरकार के साथ थे। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब सीज फायर का ऐलान वाशिंगटन से किया, सोशल मीडिया में लिखकर किया, यह बोलकर किया कि हमने करवा दिया सीज फायर, यानी जो पाकिस्तान, जो आतंकवाद, जो सीमा पार से आतंकी घटनाएं, जो पहलगाम की घटना, इन तमाम चीजों को लेकर अमेरिका की दखल और कश्मीर को मुद्दा बनाने की सोच, इन तमाम परिस्थितियों ने एक झटके में भारत के भीतर राजनीतिक सत्ता की चूल्हे हिला डाली। चूल्हे इसलिए हिला डाली क्योंकि एक ही शख्स है इस देश में जो मौजूदा वक्त में उस छवि को लेकर साथ चलता है, जिसके जरिए बीजेपी की राजनीतिक जीत होती है, जिसके जरिए संघ अपनी विचारधारा और अस्तित्व के बीच आज झूल रहा है, जिसके जरिए इस देश में किस मंत्रालय को संभालने वाले कौन से कैबिनेट मिनिस्टर हैं कोई नहीं जानता, वो कौन सा निर्णय लेते हैं कोई नहीं बता पाता। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की छवि कमोवेश इस देश के भीतर न सिर्फ सबसे ताकतवर नेता के तौर पर, बल्कि आजादी के बाद की तमाम प्रधानमंत्रियों की लिस्ट में सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री के तौर पर स्थापित करने की कोशिश जो बीते 11 वर्षों में होती रही। और कमोवेश त्योहारों के मौके पर, वह भी दीपावली या दशहरा के मौके पर, जब प्रधानमंत्री सेना के बीच नजर आते तो उसमें नेशनलिज्म की भावना, राष्ट्रीयता का भाव, सब कुछ उस छवि में समा जाता जो किसी दूसरे नेता के साथ जुड़ता ही नहीं। यानी ये छवि धीरे धीरे इस देश में राष्ट्रीयता को लेकर, सेना के साथ खड़े होने को लेकर, एक हार्ड स्टेट की भूमिका को लेकर, आतंकवाद से 2-2 हाथ करने को लेकर,
पाकिस्तान को कभी भी जमीन पर चटा देने की परिस्थितियों को लेकर और देश की आर्थिक ताकत के साथ कॉरपोरेट की नेटवर्थ को बढ़ाने की सोच लिए हुए अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत को सबसे बड़े बाजार और सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट देश के तौर पर रखने की सोच एक ही छवि के आश्रय बलवती हुई। लेकिन जैसे ही सीज फायर का ऐलान अमेरिका से हुआ, उसके बाद वह छवि झटका खा गई और उस छवि के आश्रय बड़ा सवाल यह भी था, अब बीजेपी को कैसे बचाना है, क्योंकि राजनीतिक तौर पर उसी छवि के आश्रय राज्यों में बीजेपी चुनाव जीतती है। उसी छवि के आश्रय संघ अपने विस्तार और अपनी विचारधारा की भूमिका को गढ़ता है। उसी छवि के आश्रय इस दौर में कांग्रेस कहीं नहीं है। उसी छवि के आश्रय इस देश में तमाम संस्थान एक एक करके खत्म होते चले गए। उसी छवि की वजह से इस देश का फोर्थ स्टेट यानी मीडिया भी रेंगता और बिलखता हुआ दिखाई देने लगा। समूह गान लोकतंत्र के पिलर सत्ता के लिए कैसे कर सकते हैं, सारा नजारा तो इस देश ने देखा। सवाल उस छवि पर आ गया था और उस छवि को बचाने की लड़ाई यानी पहलगाम से जो बात शुरू हुई, ऑपरेशन सिंदूर तक गई, वही सारी परिस्थितियों के बीच सीज फायर को लेकर दोबारा से उस छवि को कैसे गढ़ा जाए और उस छवि के आश्रय ही चीजें चल सकती है, इसका नजारा तो एक तस्वीर ये बताने के लिए काफी है कि दरअसल ये चुनाव प्रचार है। चुनाव प्रचार इसलिए क्योंकि आज से बीजेपी ने शुरू कर दी अपनी तिरंगा यात्रा। पहला चुनाव बिहार में है। एक तस्वीर से शुरुआत हम करते हैं बिहार में तिरंगा यात्रा के वक्त। यह तस्वीर देख लीजिए। इस तस्वीर में आपको सैनिक नहीं, सैनिक की पोशाक में प्रधानमंत्री मोदी ही नजर आएंगे। उन्हीं के कटआउट्स नजर आएंगे क्योंकि यह छवि गढ़नी भी है और राजनीतिक तौर पर मजबूत करनी भी है। यह पटना की सड़कों पर यह तस्वीर है। किसी को ऐसा लगना नहीं चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी की छवि इस वक्त सीज फायर के बाद की परिस्थितियों से उपजे हुए हालात में कमजोर हो गई है। वो लार्जर देन लाइफ है और लार्जर देन लाइफ अगर नहीं है तो बनाने की कोशिश देश भर में होगी। इसीलिए आज जो तिरंगा यात्रा निकली वो समूचे देश में अलग अलग जगहों पर निकलती हुई दिखाई भी दी। राज्यों के मुख्यमंत्री हो, बड़े नेताओं की मौजूदगी हो, हर हाथ में तिरंगा है, हर की जुबां पे प्रधानमंत्री मोदी को लेकर नारा है और ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र है। इस दौर में यह कोई नहीं समझ पाया कि दरअसल यह सब कुछ इस देश की एकजुटता के साथ बना है। विपक्ष ने राजनीति को ब्रेक लगा दिया। इस देश ने सवाल पूछना बंद कर दिया। युद्ध का वक्त है, कौन अपने देश में अपनी सत्ता से सवाल करेगा, किसी ने कोई सवाल नहीं किया। इन सवालों के बीच लेकिन सियासत परवान अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए नहीं बल्कि अपनी उस छवि को दोबारा से गढ़कर बड़ा करने में निकलती चली गई और राज्य दर राज्य जो यात्राएं निकली उसकी तस्वीर एक क्षण के लिए देख लीजिए, क्योंकि सियासत और सत्ता और राजनीति का किसी एक छवि को लेकर बनाने का पुट इससे पहले कभी किसी युद्ध काल के वक्त में नजर आपको आया नहीं होगा। यह अलग मसला है। लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया, जय जवान जय किसान। यह अलग मसला है। इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को लेकर जिस तर्ज पर युद्ध का ऐलान किया उसमें अमेरिका भी सिर्फ देखता रह गया। लेकिन इस दौर में अमेरिका ऐलान करता है और भारत देखता रह जाता है। इस छवि को तो गढ़ना होगा। इसीलिए तो अब अगले 10 दिनों तक इस देश में यात्राओं का वह सिलसिला निकलेगा जिस सिलसिले को निकालने के लिए बीजेपी के वह अध्यक्ष बैठक करते हैं महासचिवों के साथ। जिस बीजेपी अध्यक्ष को एक क्षण अपने नेता की छवि आरएसएस से बड़ी लगने लगी थी और उन्होंने चुनाव के बीच ही 2024 में चौथे चरण के चुनाव के वक्त ही कह दिया, अब हमें संघ की जरूरत नहीं, बीजेपी बहुत बड़ी हो गई है।
लेकिन राजनीति के गलियारे में घुसी और जरा समझने की कोशिश कीजिए, जिस अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा हो गया, एक्सटेंशन दिया गया, वह भी पूरा हो गया, उसको लेकर अभी तक नया अध्यक्ष क्यों नहीं चुना गया? वही अध्यक्ष क्यों है? और छवि गढ़ने और लार्जर देन लाइफ बनाने का बीजेपी के भीतर का खेल उस सोच को क्यों खत्म कर रहा है जिसमें इस देश के भीतर, राजनीतिक दलों के भीतर भी लोकतांत्रिक परिस्थितियां होती हैं? इस देश के कैबिनेट मिनिस्टर्स, आपको कोई सेकंड लाइन दिखाई नहीं देगी क्योंकि अभी वो छवि बरकरार है, यह मान लिया गया। पहलगाम के बाद नजर तो आए थे बहुत तेजी के साथ चलते हुए देश के गृहमंत्री अमित शाह, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद से आपने उन्हें देखा नहीं होगा, बैठकों में नहीं नजर आए। यानी कहीं यह संवाद होना ही नहीं चाहिए कि एक के बाद कोई 2 नंबर भी होता है, एक के बाद सीधे 10 होगा। इस ताकत के साथ अब यह तिरंगा यात्रा बीजेपी शहर शहर निकाल रही है। इस देश में सारी ताकत सिमटी हुई है चुनावी सत्ता को लेकर। जो जीत गया उसके पास इस देश के तमाम संवैधानिक अधिकार होंगे। संवैधानिक संस्थानों को उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। संविधान की व्याख्या भी हो सकता है सत्ता अपने लिए अपने अनुकूल करने में लग जाए। स्वायत्त और संवैधानिक संस्थाओं को सत्ता के लिए ही काम करना पड़ेगा। फोर्थ स्टेट यानी मीडिया कोई सवाल नहीं करेगा अगर आपके पास यह ताकत है। तो बिहार का चुनाव, उससे पहले तो बीएमसी का चुनाव भी होना है, जो माना जा रहा है अगले महीने हो जाएगा। और बिहार के चुनाव के बाद बंगाल और असम में भी तो राजनीतिक प्रयोग हैं, वहां पर भी तो अपनी राजनीतिक जमीन को नए सिरे से गढ़ना है। और फिर उत्तर प्रदेश की बारी भी आएगी। लेकिन इस पूरी की पूरी लकीर को सफर करते वक्त एक बात हमेशा जहन में रखिएगा, छवि एक ही शख्स की है, नेता एक ही शख्स है। राज्यों के चुनाव में भी एक ही शख्स नेता होता है, वहां पर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होगा। एक व्यक्ति के इर्द गिर्द समूची राजनीति चलेगी, लेकिन अगर उस छवि पर आंच आ रही है तो चुनावी तौर पर मजबूत होने के लिए अगर ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी भी लोगों को देनी है तो चुनावी तर्ज पर देनी है। यानी यह बताना है, जो बताने की शुरुआत आज हो गई। प्रधानमंत्री मोदी ना होते तो कुछ ना होता। राजनीति की यह लकीर ना रक्षा मंत्री को महत्व देती है, ना विदेश मंत्री को महत्व देती है, ना ही सेना की वाहवाही तो प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं और वो जानते हैं उनकी अपनी छवि इस देश में राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत है। तभी तो सेना के बीच सैनिक की वर्दी में वो अक्सर नजर आते हैं। और आज भी सुबह सवेरे वो पंजाब के आदमपुर एयरबेस पर पहुंच गए, सैनिकों से मुलाकात की, नारे लगाए। मुलाकात के साथ इस सिलसिले का भी जिक्र किया कि सेना ने ही सारे काम किए हैं। प्रधानमंत्री ने भाषण भी दिया, भाषण के बीच में नारे भी लगे। और ये तमाम बातें इस रूप में देखी गई, बताई गई कि प्रधानमंत्री मोदी सैनिकों के बीच इसलिए हैं क्योंकि सैनिकों ने इस दौर में जो जीत हासिल की, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को कामयाब किया, और प्रधानमंत्री का फर्ज है कि पाकिस्तान जो प्रोपेगेंडा कर रहा है कि भारत के जो एयरबेस, खास तौर से जिस आदमपुर के बेस का जिक्र है, वो जालंधर से 21 किलोमीटर की दूर पर है। मिलिट्री एयरबेस का यह दूसरा सबसे बड़ा एयरफोर्स स्टेशन है, सीमा से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर। और एयरफोर्स की 47th स्क्वाड्रन तैनात यहीं पर है। 1965 के युद्ध में भी इस एयरबेस ने कमाल का काम किया था। और इस दौर में पाकिस्तान ने यह प्रोपेगेंडा किया कि आदमपुर एयरबेस को नुकसान पहुंचाया गया, वहां पर मौजूद
M400 और खास तौर से MiG-29 उसको नुकसान किया गया है, S-400 और फाइटर विमान को नुकसान किया गया है, तो अपने पीछे उसी विमान को खड़े करके और S-400 को दिखाते हुए इस बात का खुले तौर पर ऐलान किया कि हमारे यहां कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन फिर भाषण और भाषण के बाद की परिस्थितियों ने एक बार फिर उन्हीं बातों को लिखा कि अगर इस देश की एकजुटता एक साथ खड़ी है, युद्ध की परिस्थितियां अभी भी हैं और प्रधानमंत्री खुद बोल रहे हैं यह अस्थायी सीज फायर है, यानी कभी भी कुछ हो सकता है। कल रात भी लोगों ने देखा, वो जम्मू कश्मीर हो, वो पंजाब हो, वो राजस्थान हो, तमाम जगहों पर ड्रोन आए और भारतीय सेना सक्रिय भी हुई। यानी परिस्थितियों के बीच छवि मजबूत दिखाई देनी चाहिए, यह जरूरत होती है। इस दौर में दिल्ली में उसी वक्त बैठक चल रही थी। जल थल वायु सेना के प्रमुख रक्षा मंत्री के साथ साउथ ब्लॉक में बैठक कर रहे थे और ये परिस्थितियां बतलाती हैं कि दरअसल इस देश के भीतर की राजनीति ने कैसे हर घटना को, हर देश पर आए संकट को लेकर सियासत की ऐसी मोटी लकीर खींच दी है जो बार बार इस देश को उस दिशा में ले ही जाती है जहां पर यह सवाल बहुत बड़ा हो जाता है, क्या वाकई राफेल में जो तकनीकी इक्विपमेंट्स लगाए गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने जब कीमत की जानकारी मांगी थी तो सरकार ने कहा था हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि दुनिया को पता चल जाएगा कि राफेल विमान कितने तकनीकी तौर पर कितने शानदार तरीके से लैस किया गया है। इस दौर में क्या हुआ उसका जिक्र नहीं। सवाल है हर चीज राष्ट्रीयता और राष्ट्रीयता की सुरक्षा से जुड़ी हुई है और सियासत के इस दौर में प्रधानमंत्री भी आज सुबह आदमपुर एयरबेस पहुंचे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। प्रधानमंत्री ने यहां पर 1 घंटे गुजारा और उस 1 घंटे गुजारने के वक्त ही उन्होंने सैनिकों को संबोधित भी किया। 8 से 9 कैमरे लगाए गए, एडिटिंग मशीन भी वहीं पर बैठाई गई और ऑनलाइन एडिटिंग इस पूरे भाषण की हुई जिसमें सैनिकों का नारा लगाना, उनके चेहरे के तेवर सब कुछ पकड़ने की कोशिश। प्रधानमंत्री मोदी के पीछे S-400 और फाइटर प्लेन नजर आते रहे। ये तमाम चीजें की गई और वो कोई लाइव नहीं था क्योंकि वेल एडिटेड करने के बाद उसका वक्त निर्धारित किया गया 3:30 बजे और 3:30 बजे इस देश ने उस भाषण को सुना क्योंकि यह संदेश देश के लिए कल दे चुके थे। अगला संदेश सैनिकों के बीच से सैनिकों के उत्साह को बढ़ाने का था और उत्साह बढ़ाने की परिस्थितियों के बीच यह सवाल कहीं बड़ा था। सेना तो अपना काम कर रही थी, फिर अमेरिका ने सीज फायर का ऐलान क्यों कर दिया और उस सीज फायर को भारत ने क्यों मान लिया जब सेना पहली बार लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं बल्कि इंटरनेशनल बॉर्डर को पार करके रावलपिंडी तक घुसी, बहावलपुर तक गई। यानी मसला सिर्फ पीओके में आतंकवादी संगठन और उनके ठिकानों को नेस्ता नाबूद करने का नहीं था, बात तो उससे आगे चली गई। तो सेना और उसके इक्विपमेंट तो वाकई जबरदस्त हैं, सेना पूरे तरीके से तैयार है, पाकिस्तान कहीं टिकता नहीं। तो फिर उस सेना का उत्साह सीज फायर को लेकर बढ़ाना था या फिर जो ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ उसको लेकर पीठ ठोकनी थी, या फिर एक मैसेज, एक छवि जो गढ़ी गई बीते 10-11 वर्षों में, उस छवि के इर्द गिर्द भाषण उसी अंदाज में तैयार किया गया। क्योंकि भाषण को अगर आप एक लाइन में समझना चाहते हैं तो वो एक लाइन क्या हो सकती है? प्रधानमंत्री के तेवर,
उनकी राष्ट्रीयता की भावना, सेना के साथ खड़े होकर देश के लिए कुछ भी करने का जज्बा। इस दौर में पाकिस्तान को नाको चने चबवा देना, क्या हो सकती है वो लाइन, खुद सुन लीजिए। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! आपने पाकिस्तानी फौज को भी बता दिया है, पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं है जहां बैठकर आतंकवादी चैन की सांस ले सके। हम घर में घुसकर मारेंगे। आधे दर्जन प्रधानमंत्री तो हैं जिन्होंने युद्ध देखा, वो नेहरू का काल हो, वो लाल बहादुर शास्त्री का काल हो, वो इंदिरा गांधी का काल हो, वो अटल बिहारी वाजपेयी का वक्त हो, वह मनमोहन सिंह का वक्त हो, और मौजूदा वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह वक्त हो। घर में घुसकर मारेंगे, यह एक ऐसी ताकत भरी लाइन है जो एक नए छवि को गढ़ती है। लेकिन यह नई छवि 2014 के बाद से बननी इस देश में शुरू हुई। लेकिन बड़ी महीन लकीर होती है देश की राजनीति को भी साथ साधते चले जाना और राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत खुद को दिखलाना। वाकई बड़ी महीन लकीर होती है कि एक तरफ आप कॉरपोरेट के रास्ते भी खोलते चले जाइए, बाजार को सहेजते चले जाइए और युद्ध की उद्घोषणा इस आधार पर कीजिए कि हम किसी को बख्शेंगे नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के ड्रोन का भी जिक्र किया, स्वदेशी मिसाइलों का भी जिक्र हुआ। और आपको याद हो कि पिछले दिनों रक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जब गए थे तो वहां पर ब्रह्मोस मिसाइल जो बनाई जा रही है उसके कारखाने का उद्घाटन किया गया था। समझ यह भी लीजिए कि दरअसल ब्रह्मोस मिसाइल का एक्सपोर्ट इंडोनेशिया में होना है और उसके साथ समझौता हुआ है 3,800 करोड़ का, जो फरवरी के महीने में ही समझौता हुआ, तो कारखाना तो खोलना है। इस दौर में डिफेंस सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के लिए किस रूप में खुला है वह भी आपको चौंका सकता है, क्योंकि 606 इंडिविजुअल लाइसेंस डिफेंस सेक्टर के बांटे गए प्राइवेट सेक्टर के लिए। 369 कंपनियां ऑपरेट करती है। डिफेंस एक्सपोर्ट 21,000 करोड़ से 50,000 करोड़ तक पहुंचा है। आप कहेंगे कि दरअसल भारत के भीतर डिफेंस की कंपनियां हैं जो पब्लिक सेक्टर से जुड़ी हुई है, वो बनाती है, इससे कोई इनकार नहीं। वो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड हो, वो HAL हो, वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हो, वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हो, DRDO अपने तौर पर काम कर रहा हो यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा हो, SIDM काम कर रहा हो, सोसाइटी ऑफ इंडिया डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, या फिर डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया वह भी काम कर रहा हो। लेकिन इस दौर में प्राइवेट सेक्टर और उसकी मौजूदगी, सिर्फ एक आंकड़ा समझ लीजिए, बहुत तस्वीर साफ होगी। डिफेंस एक्सपोर्ट 2024 में 21,000 करोड़ का था, जो 2029 में 50,000 करोड़ का हो जाएगा। 2014 में स्थितियां वाकई नाजुक थी, लेकिन जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें प्राइवेट सेक्टर का योगदान लगभग 55% तक हो चला है। हालांकि इन जनरल डिफेंस सेक्टर में 23% ही प्राइवेट सेक्टर की मौजूदगी इस वक्त है, और बाकी जो भी PSUs हैं या DPSU हैं उनकी भागीदारी है। लेकिन 23.85% प्राइवेट सेक्टर और एक्सपोर्ट के माल में लगभग 55%। यह एक मैसेज है कि किस तरीके से बाजार भी चलता है, सुरक्षा का जिक्र भी होता है, राष्ट्रीयता की भावना भी होती है, सेना की मौजूदगी भी होती है। एक डर और खौफ दुश्मन देश को बताया भी जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर सीजफायर का ऐलान सारी छवि एक झटके में धूमिल कर भी देता है। और शायद इसीलिए चुनाव का वक्त करीब आ गया, प्रचार शुरू हो गया। जमीन खत्म नहीं होनी चाहिए, सियासत की जमीन, राजनीति की जमीन, और शायद इसीलिए देश पूरा एकजुट है आतंकवाद के खिलाफ, पाकिस्तान में आतंकवादी संगठनों को दिए जाने वाले आश्रय के खिलाफ। लेकिन शुरुआत तो राजनीति की हो गई और बिगुल भी उसी ने बजाया
जिसके पीछे पूरा देश यह कहकर खड़ा था, इस बार आर या पार। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।